नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग आज मुख्य रूप से विचार करने वाले हैं आज सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में, जो कि 2 जजेस की बेंच ने दिया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट महिलाओं के फंडामेंटल राइट को लेकर था। और महिलाओं के फंडामेंटल राइट यानी कि किसी महिला की अगर उसकी अनुमति के बगैर कोई वीडियो बना ली जाती है, कोई फोटो खींच ली जाती है, या और इस प्रकार का कोई उसका एक कैरिकेचर बना लिया जाता है या सीन बना लिया जाता है या फिर वो हाथ से बना लिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो महिला को कितने अधिकार हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुनने में, जब आप सुनेंगे तो लिटरल वे में अगर उसको इंटरप्रेट करेंगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं ये तो गलत हो गया है। लेकिन अगर लीगल वे में लिखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की, मैं कई बार एक बात बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट सेक्शंस को तो देखता ही देखता है, लेकिन वो उसके जो इंटरप्रिटेशन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंटों को कहता है कि अगर कोई जजमेंट बिना पुराने केसेस का हवाला दिए हुए दिया गया या बताया गया तो वो जजमेंट बाइंडिंग नहीं होता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज की तारीख में 80 से ऊपर केसों की एक पुलिंदा निकाल कर रखा है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का जो लोग एग्जाम देते हैं वो वही 80-85 केसेस हैं, उनका ही अध्ययन करते हैं। मतलब हर साल जब एग्जाम होता है तो वो इस साल अगर कुछ जजमेंट जुड़ जाएंगे तो उनको भी जोड़कर देते हैं। वो 80, 85, 90 जो भी जजमेंट मतलब नई सूची में आते हैं, वो 80 से ऊपर जजमेंट ही सुप्रीम कोर्ट का पूरा मंतव्य बनाते हैं। वो 80 जजमेंट नहीं है, 80 बुकलेट्स हैं, बड़ी बेंचों के जजमेंट हैं जिसमें पूरी रिसर्च वर्क के साथ आंसर दिए गए हैं। और जब वो फाइनल जजमेंट आता है तो पुराने वाले सभी जजमेंट्स का हवाला और इसके साथ साथ उसके साथ जो कानून है, कानून का हवाला और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, इन सब के साथ वो जजमेंट देता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट अगर हम जानना चाहते हैं, मैं तो हर एक व्यक्ति से ये कहता हूं कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की उसको प्रिपरेशन एक बार जरूर करनी चाहिए। उसका कारण ये है कि वो अगर सुप्रीम कोर्ट समझ जाता है, एग्जाम दे न दे, क्वालिफाई करे ना करे, लेकिन अगर वो एक बार सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस प्रोसीजर समझ जाता है, सुप्रीम कोर्ट के केस लॉस के माध्यम से कानून की बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी बन जाती है, तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग फिर वो कोई भी बैरक पढ़े, कोई भी किताब पढ़े, कोई भी जजमेंट पढ़े, उसको समझ में आने लगता है कि आखिर ये जजमेंट कहाँ जाने वाला है। यानी कि कानून का जो एक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर दिमाग में बैठ जाता है। इसीलिए मैं सबसे कहता हूं कि एग्जाम नहीं दे रहे हो मत दो, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, देश के किसी कोने में किसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो कोई बात नहीं, आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए। मैं ऑनलाइन भी उसको करवाता हूं, इसलिए वो ऐप के माध्यम से अगर एक बार सुन लेगा उन जजमेंट्स को और सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस प्रोसीजर को, तो फिर मुझे लगता है कि उसका बिल्कुल मंतव्य क्लियर हो जाएगा। इस जजमेंट को हम जब प्रोनाउंस कर रहे हैं तो तुहिन कुमार बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, तुहिन कुमार बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल अभी रिसेंट आज का जजमेंट है। और इस जजमेंट में एक बड़ी भारी बात आई, एक चीज हमारे देश में, इसके साथ मैं हवाला दूंगा कि ये जजमेंट यहां तक पहुंचा कैसे, और पुराने अभी तक के जो राइट टू प्राइवेसी है, किसी की पॉलिटिकल व्यक्ति की प्राइवेसी है, किसी पब्लिक व्यक्ति की प्राइवेसी है, किसी और की प्राइवेसी है, उसके डॉक्यूमेंट्स की प्राइवेसी है, उसके स्टेटमेंट की प्राइवेसी है, किसी महिला की प्राइवेसी है, प्राइवेसी का लेवल क्या है और प्राइवेसी कैसी होनी चाहिए, इस पर हम एक कंप्लीट आज इसको कंप्लीट करेंगे। इस केस को पहले समझ लेते हैं। इस केस में और हमारे देश में आजकल कुछ लोगों ने गैंग टाइप के बना रखे हैं। मैं भी इस तरह के गैंगों से कभी वाकता पड़ता रहा है, लोग स्टोरियां बताते रहे हैं। और ये गैंग कुछ महिलाओं ने, चूंकि महिला प्रोटेक्शन हिंदुस्तान में सबसे प्राइमरी है, हम ये भी जानते हैं SC ST प्रोटेक्शन भी प्राइमरी है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी पीछे कई टिप्पणियां की कि भाई ये गैंग बनाकर काम हो रहा है, ये कानून सुरक्षा के लिए है, प्रताड़ना के लिए नहीं। ऐसे ही वीमेन सेफ्टी और वीमेन के फंडामेंटल राइट्स को लेकर भी कानून तो हैं, लेकिन इन कानूनों के साथ कुछ महिलाएं अगर अपने आपे से बाहर निकल जाए तो उसका मिसयूज भी करती हैं। मकान कब्जा करवाना, मकान खाली करवाना, गलत मुकदमे लगवाना और लोगों को प्रेशर में लेना, उससे मतलब एडवांटेज लेना, ये भी कि भाई मैं ऐसा नहीं ऐसा कह दूंगी और वैसा कर दूंगी और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, ये सब कुछ देश में चलता है। समय समय पर केसेस आते रहते हैं। ये भी उसी प्रकार, दो भाइयों का झगड़ा है, उन दो भाइयों के झगड़े में मकान का झगड़ा है, एक भाई और दोनों घर में रहते हैं,
एक भाई और उसके बच्चे घर में इस समय मौजूद हैं। एक महिला आती है कुछ लोगों के साथ कुछ सामान लेकर और वो घर में घुसने लगती है। जब वो घर में घुसती है तो जो भाई है उसका बेटा यानी कि भतीजा वहां बैठा हुआ है, उसने दरवाजे पर आने से मना किया। उसने कहा कि तुम हमारे घर में नहीं आ सकती, हमारे दरवाजे पर नहीं आ सकते, आप किससे पूछ क्या रहे हैं? तो उसने कहा कि जो दूसरा भाई है तुम्हारा यानी कि तुम्हारा चाचा है, उसने मुझे ये मकान रेंट पर दिया है। उस बच्चे ने उसको मना किया कि नहीं जाने देंगे, वो नहीं मानी। जबरदस्ती जब वो घर में घुसने लगी तो उस लड़के ने क्या किया कि उसकी कुछ फोटोज निकाली, उस समय उसकी कुछ वीडियोस बनाई और सब कुछ जो वो घर में घुस रही है और कर रही है तो वीडियो और फोटोज उसने बना कर रखी। जब उसने वीडियोस और फोटो बनाई तो अब वो घुसने तो उसने नहीं दिया। अब महिला ने जाकर थाने में मुकदमा लिख दिया कि मेरी प्रिवेसी भंग की, इसने वीडियोस बनाई हैं, इसने मेरी फोटोज खींची हैं, ये आईपीसी की सेक्शन 354 सी का उल्लंघन है और इसमें 3 साल तक की सजा है, इस लड़के को जेल भेज दिया जाए। यानी कि वो गैंग टाइप का काम कर रहा था और गैंग इस प्रकार का था कि नहीं घुसने देंगे तो हम मुकदमे में फंसा देंगे और मुकदमे में फंसा देंगे तो फिर उसके साथ नेगोशिएट करेंगे और नेगोशिएट करेंगे तो आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको हमारे उस पर आना पड़ेगा क्योंकि बच्चा जेल चला जाएगा। आज की भारतीय न्याय संहिता में ये करस्पॉन्डिंग सेक्शन 77 है। अब राइट टू प्रिवेसी भारत में कितनी है, ये फंडामेंटल राइट की तरह है और कितना फंडामेंटल राइट है ये एक बड़ा प्रश्न है। कितना फंडामेंटल राइट है इस बात को समझने की आवश्यकता हमको रहती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराने जजमेंट हैं प्रिवेसी को लेकर, उन जजमेंट्स में सबसे पहले जो जजमेंट आए उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. गोपालन का एक जजमेंट आया। ए.के. गोपालन के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट की तरह कैसे लिया जा सकता है, तो ए.के. गोपालन का केस सस्टेन नहीं कर पाया। ए.के. गोपालन सस्टेन नहीं कर पाया, हालांकि ए.के. गोपालन बाद में पलट दिया गया। लेकिन उसके बाद खड़क सिंह का एक केस आया। खड़क सिंह के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया, उत्तर प्रदेश राज्य का केस था और सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि भाई ये जो कोई डाकू था, मतलब डाकू है, डाकू के उसके ऊपर चार्ज लगने के बाद वो छूट गया जेल से, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार को यह आभास रहा कि ये डकैती डालने जरूर जाएगा, तो पुलिस उसके चारों ओर निगरानी पर लगा दी गई। जब पुलिस चारों ओर निगरानी पर लगा दी गई और वो केस मतलब वो उस व्यक्ति को बड़ी उलझन हुई कि भाई पुलिस सामने खड़ी है, पुलिस में जा रहा हूं, वहां आगे पीछे, उसको एहसास था कि पुलिस मुझे चारों ओर से घेरे हुए। वो सुप्रीम कोर्ट में आया और उसने कहा कि साहब मेरी राइट टू प्राइवेसी मेरा राइट है, जब हमें कोर्ट ने छोड़ दिया है, मैं उसमें मुक्त हो गया हूं, तो फिर पुलिस मुझे घेर रही है जिससे मैं ऑकवर्ड फील करता हूं और मेरी निजता का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 1962 में, ए.के. गोपालन का जजमेंट उससे पहले का है, लेकिन 1962 में आर्टिकल 21 का विस्तार किया और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को फंडामेंटल राइट के रूप में कहा कि भाई पुलिस अगर उसको छोड़ दिया गया है तो पुलिस उसमें कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद 1978 में एक बड़ा जजमेंट आया मेनका गांधी का। मेनका गांधी का जजमेंट भी बड़ी बेंच का था और मेनका गांधी देश छोड़कर जा रही थी। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उनकी वो बहू थी। इंदिरा गांधी ने ऐसा कहते हैं कि उसका पासपोर्ट जब्त करवा लिया और एयरपोर्ट से गिरफ्तार करवा लिया और पासपोर्ट उनका रख लिया गया। जब वो कोर्ट में आई तो कोर्ट की बड़ी बेंच बैठी और कोर्ट ने कहा कि भाई पासपोर्ट एक्ट के तहत या किसी भी बिना कानून का हवाला दिए या बिना किसी ग्राउंड के, बिना किसी अपराध के, बिना किसी उसके, आपको ये राइट नहीं है कि आप उसको गिरफ्तार कर लें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है कि वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी रखता है और राइट टू प्राइवेसी उसका इतना बड़ा फंडामेंटल राइट है कि विदेशों में जाने का अधिकार भी उसका फंडामेंटल राइट है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी का जजमेंट, जहां तक मुझे याद है 9 जजेस की बेंच का जजमेंट था, उसमें ये डिसाइड कर दिया। तो बड़े जजमेंट एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, आपको याद होगा एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 में 5 जजेस की बेंच ने डिसाइड कर दिया था और वो इमरजेंसी का समय हुआ करता था। इमरजेंसी के समय पर ये फंडामेंटल राइट मांगने आए तो एडीएम जबलपुर ने इनको पकड़ लिया, ये फंडामेंटल राइट मांगने आए तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय एक नैरो व्यू दिया था और कहा था कि भाई ये इसमें जो चारों ओर का ये प्रकरण है, इसमें चूंकि इमरजेंसी लगी हुई है इसलिए आपको ये राइट नहीं है। मेनका गांधी का 7 जजेस की बेंच का जजमेंट था, मुझे याद आया। इसके बाद एक बड़ा केस आया के.एस. पुट्टुस्वामी, इसको जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी भी कहते हैं और जनरली लोग पुट्टुस्वामी केस कहते हैं। पुट्टुस्वामी के 2 केसेस आए थे।
एक 9 जजेस की बेंच का था और फिर एक 5 जजेस की बेंच का था। और ये मामला आधार से रिलेटेड था। केस पुट्टू स्वामी के केस में चूंकि आधार केंद्र सरकार ने मैंडेटरी कर दिया था और ये कहा था कि कोई भी कॉमर्शियल वर्क करेंगे तो आधार आपको लगाना पड़ेगा, यानी कि बैंक के अकाउंट में प्रॉपर्टी खरीदते समय या फिर गाड़ी खरीदते समय या फिर कुछ भी खरीद फरोख्त करोगे तो आधार मैंडेटरी है, लगाएंगे। केंद्र सरकार उस समय इस योजना में थी कि ये जो आधार है इसको ग्रीन कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि जितना डिजिटलाइजेशन होगा आपकी प्रॉपर्टी का, आपका जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और अगर अथॉरिटीज को जरूरत पड़ती है भारत की सिक्योरिटी की दृष्टि से तो अथॉरिटी एक क्लिक में आधार नंबर डालेगी और उससे आपकी सारी प्रॉपर्टियां, कितने मोबाइल हैं, कितने घर हैं, कितनी गाड़ियां हैं, क्या है, वो सब लिंक हो जाएगा। और उसके साथ ही केंद्र सरकार ने फैमिली आधार भी बनाया। फैमिली आधार में उन्होंने कहा कि भाई अब घर के सभी लोगों के लिंकअप करने पड़ेंगे आधार एक दूसरे से, और जब लिंकअप हो जाएंगे तो एक क्लिक में पूरे घर का हिसाब किताब पता लग जाएगा। कौन फ्रॉड है, कौन कितना आय से अधिक संपत्ति रखता है, किसने कितने मकान खरीद रखे हैं और इनकी आय के साधन क्या हैं, उनको इनकम टैक्स के साथ जोड़ दिया। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने उस समय, मतलब आज की मोदी जी की सरकार ने उस समय ये योजना लेकर आए थे कि हम करप्शन पूर्ण रूप से भारत में खत्म कर देंगे। लेकिन जस्टिस पुट्टू स्वामी ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी छोटी बेंच नहीं बनाई, क्योंकि 7 जजेस की बेंच पहले से थी, लेकिन यह विषय नहीं था, ये जो आधार वाला विषय है वो नहीं था। लेकिन केस पुट्टू स्वामी का जो जजमेंट आया 9 जजेस की बेंच का, उसने पुराने वाले जितने केसेस थे सबको उसमें समाहित कर दिया। यानी कि आज की तारीख में अगर केस पुट्टू स्वामी के 9 जजेस के जजमेंट को कोई पढ़ लेता है तो प्रिवेसी के कोई क्वेश्चन उसके पास नहीं रहेंगे। प्रिवेसी टोटल उसकी सॉल्व हो जाएगी कि राइट टू प्रिवेसी फंडामेंटल राइट कितना है, किस स्तर का है और कैसे है, ये बात सामने आ गई। तो केस पुट्टू स्वामी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, आधार का जो डेटा है वो लीक होने की संभावना है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास चला जाएगा और गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास चला जाए तो आधार ऑप्शनल हो सकता है, मैंडेटरी नहीं किया जा सकता। मैंडेटरी करने का मतलब ये हो गया कि किसी की प्राइवेसी भंग हो जाएगी और किसी की प्राइवेसी भंग हो जाएगी तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। अब इसका परिणाम तो ये हुआ, मतलब ग्राउंड कुछ भी लिया गया हो, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि केंद्र सरकार की जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में, मोदी जी की जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में बड़ी नीति थी, वो नीति फेल हो गई। और वो इस स्तर पर फेल हो गई कि भाई अब तो आधार बैंक भी मैंडेटरी नहीं कर सकता, आधार कहीं मैंडेटरी नहीं है। यहां तक कि एसआईआर चल रहा है तो जबरदस्ती लोगों का आधार को इसमें शामिल करो, लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि भैया आधार ग्राउंड नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो आधार के आधार पर जितने भी डॉक्यूमेंट बने थे जिनमें डेट ऑफ बर्थ आधार है, वो सारे डॉक्यूमेंट रिन्यू करने की बात कर दी कि इनको दोबारा करा जाए और इनके आधार को दोबारा चेक करा जाए, और इसी आधार पर एसआईआर की भी बात कर दी। यानी कि जब आधार की योजना आई तो लोगों ने दौड़कर आधार बनवाया। सभासद था भाईजान, और भाईजान का भाईजान बांग्लादेश से आया तो उसने लिख दिया कि भाई हमारे क्षेत्र का है और ये इसका है, उसके आधार पर उसका आधार बन गया। जब उसका आधार बन गया तो आधार बनने के बाद वो तो अब वैलिड हो गया, उसने सारे डॉक्यूमेंट बनवा लिए। तो आधार का ये बड़ा विषय था। आधार के विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप इसको लिंकअप नहीं कर सकते, आप सेंट्रलाइज इसको नहीं कर सकते और सबको एक साथ जोड़ नहीं सकते। ये प्रिवेसी भंग है, किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी, उसका कैरेक्टर, उसका सब कुछ आप एक क्लिक में नहीं जान सकते। ये उसके फंडामेंटल राइट, उसकी निजता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन है। अब उसका उल्लंघन इन्होंने कह दिया, यानी कि पुट्टू स्वामी के जजमेंट ने सारी केंद्र सरकार की योजना को धराशायी कर दिया। और धराशायी करने के बाद अभी भी केंद्र सरकार उसको सही नहीं, ये अगर ये जजमेंट पुट्टू स्वामी का ना आया होता तो आप समझ लीजिए ये जो एसआईआर कर रहे हैं इसमें बहुत तकलीफ ना होती। ये समझ लीजिए कि ये जो ड्राइविंग लाइसेंस लेकर सारी चीजें एक साथ जोड़ रहे हैं इसमें तकलीफ ना होती। ये मानकर चलिए कि इसमें ये जो बांग्लादेशी और इलीगल इमिग्रेंट का इश्यू है, इसमें सरकार बैठे बैठे सारी चीजें निकाल लेती। यानी कि उसको केवल डेटा सेंटर में डालना था और डेटा सेंटर में डालकर कुछ लोगों को चिन्हित कर लेना था, जो भी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़ जितने हैं वो सब एक सस्पेक्ट की लिस्ट में आ जाते। जैसे ही सस्पेक्ट की लिस्ट में आते तो
सरकार उनसे पूछना शुरू कर देती, और पूछना शुरू करती तो फिर उसका दूध का दूध पानी का पानी निकाल लेती। आज की तारीख में सरकार को फिजिकली सब कुछ करना पड़ रहा है। फिजिकली मतलब घर घर जाकर बीएलओ को खटखटाना पड़ता है, डेटा मांगना पड़ता है, वहां से आगे करना पड़ता है। ये सब कुछ सॉल्व हो जाता। और इसके साथ साथ स्कूल में चूंकि आधार मैंडेटरी कर दिया था, तो जो बच्चा पैदा होता 5-6 साल की उम्र में जब वो स्कूल जाता तो मैंडेटरी था, तो हमारे पास जनगणना भी ऑटोमेटिकली हो जाती। हमको अलग से कोई जनगणना करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आधार हम मैंडेटरी करने वाले थे और इसको हम भारत का ग्रीन कार्ड बनाने वाले थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो नहीं हो पाया। तो फंडामेंटल राइट का जो विषय था कि जो प्रिवेसी है, वो प्रिवेसी को मैंने बताने की कोशिश की। अब आते हैं उसी मूल जजमेंट पर। जो आज का जजमेंट है, वो महिला ने मुकदमा कर दिया। मुकदमा करने के बाद उसके बच्चे के बेचारे के खिलाफ मुकदमा हो गया, और यही सारी सेटिंग थी कि भाई इनको प्रताड़ित करना है और एक बेंच पे लाना है। तो उस बेंच पे लाने के लिए ये सब कुछ किया गया था। ऐसी परिस्थिति में वो मामला हाई कोर्ट गया, पहले सेशन गया, सेशन ने क्वेश करने से मना कर दिया, फिर हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई 354 कैपिटल सी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और किसी भी महिला की जो उसकी जो निजता है, वो निजता उसकी बरकरार रखनी चाहिए। अच्छा, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 में इसको पुट्टुस्वामी में डाल चुका है, और ये कह चुका है कि ये निजता का अधिकार केवल अधिकार नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है। अब जब उसको फंडामेंटल राइट बना दिया तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा बवाल तैयार हो गया होगा। हालांकि वो अच्छा भी है, लेकिन यहां पर सेक्शन 77 बीएनएस और सेक्शन 354 कैपिटल सी ऑफ आईपीसी, इसके आधार पर, दोनों एक ही सेक्शन है, मैं केवल कोट कर रहा हूं, इसके आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि भाई सेक्शन पढ़कर देखो। सेक्शन में उसने कहा कि भाई अगर कोई, सेक्शन में उसने कहा कि अगर किसी महिला की प्रिवेसी भंग होती है, देखिए बड़ी समझदारी से उसको समझिए, कि अगर किसी महिला की प्रिवेसी भंग होती है, तो प्रिवेसी भंग होने की सिचुएशन में, अब वो प्रिवेसी भंग होना जो उन्होंने सेक्शंस में लिखा, वो प्रिवेसी को उन्होंने लिखा कि भाई अगर कोई महिला की प्रिवेसी इस हालत में होती है कि वो कहीं इंटीमेट हो रही है, वो कहीं वस्त्र चेंज कर रही है, या फिर वो कहीं शंका समाधान के लिए गई हुई है, या ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन जहां पर उसकी प्रिवेसी को बरकरार रखना चाहिए, या जो लोक नीति के अनुसार प्रिवेसी उसकी मानी जानी चाहिए कि भाई ये समाज के अनुसार ठीक नहीं है, तब ही ये सेक्शन आकर्षित करता है। अदरवाइज अगर कैजुअल वे में कोई फोटो खींची जाए, कोई कैजुअल वो में मूवमेंट किया जाए, तो वो फोटो खींचना या वीडियो बनाना निजता का उल्लंघन नहीं है, इस सेक्शन का उल्लंघन नहीं है। लेकिन इससे पहले जजमेंट आ चुके हैं जिनमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो फोटो खींचना है या वीडियो बनाना है, ये पब्लिश करना इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आप उसको वायरल या पब्लिश करते हैं तो वो साइबर क्राइम का अपराध आप करते हैं। लेकिन फोटो खींचना एक बात है और फोटो को वायरल करना दूसरी बात है। वीडियो बनाना एक बात है, वीडियो को वायरल करना अलग बात है। वीडियो अगर आप वायरल करते हैं तो फिर वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है, आईटी एक्ट में आता है किसी की निजता को लेकर, और आईटी एक्ट के तहत वो अपराध होगा। लेकिन खाली किसी की फोटो खींची गई है या वीडियो बनाई गई है और वो उस समय उसका निजता नहीं है, वो इंटीमेशन की स्टेज नहीं है, वो घोर प्राइवेसी की स्टेज नहीं है, तो वो कोई ऐसा सेक्सुअल वायलेंस नहीं है, तो फिर ये कहीं से भी इस सेक्शन को आकर्षित नहीं करता। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो नीचे तय किया था कोर्ट ने, या हाई कोर्ट ने जो डिसमिसल किया था, उसको कैंसिल किया। अब ये मामला 2018-19 का है। आप सोच लीजिए कि व्यक्ति 7 साल, वो बच्चा 7 साल तक एक महिला के उत्पीड़न का पार्ट रहा, क्योंकि उसके घर में कोई महिला घुसना चाहती थी और जो घुस रहा था जबरदस्ती पावर लगाकर उसकी उसने वीडियो बना ली थी, उसकी उसने फोटो बना ली थी। ये तो जजमेंट समझ में आता है कि भाई ये तो ठीक है। लेकिन अब ये जनरल रूलिंग है, और जनरल रूलिंग ये है कि अगर किसी की घोर निजता का उल्लंघन नहीं हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में सेक्शन 77 बीएनएस का आकर्षित नहीं करता, या सेक्शन 354 इंडियन पिनल कोड 354 कैपिटल सी इंडियन पिनल कोड का आकर्षित नहीं करता। मैं समझता हूं एक अच्छा जजमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सारे जजमेंटों का, जैसे मैंने कहा इन पर क्यूरियम, पिछले जजमेंटों का हवाला दिया, जो उनकी अपनी डायरेक्टरी होती है, जो निर्णय करने का उनका आधार है। जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम।